करंट अफेयर सीरीज का दूसरा वीडियो लेके मैं विवेक तिवारी एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गया हूं। और इस वीडियो में नया ये है कि पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखें। उसके कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चंस बनेंगे इस वीडियो के अंत में हमने डाले हुए हैं, तो आप वो भी देखें और इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। NBFID यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये हाल ही में राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी NBFID विधेयक 2021 पारित किया गया है। यानी अभी एक हाल ही में एक विधेयक पारित किया गया है जिसका नाम है NBFID। ये दरअसल 2021 की घोषणा में, यानी बजट जो 2021 की बजट आई थी उसमें ये घोषणा की गई थी और उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे केवी कामत। NBFID के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो ये एक DFI है। DFI आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में आप देख सकते हैं। आप इसको बैंक भी कह सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से बैंक नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग के कार्य में जैसे बैंक आम आदमी से भी पैसे जमा स्वीकार करते हैं, वैसे ये जमा स्वीकार नहीं कर सकते। इस विधेयक का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख विकास समिति संस्थान DFI के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक NBFID की स्थापना करना है। NBFID का गठन एक कारपोरेट निकाय के रूप में किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख करोड़ रुपए होगी। DFI का गठन अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों को दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए किया जाता है जिनसे संबंधित जोखिम वाणिज्य बैंकों और अन्य साधारण वित्तीय संस्थानों को स्वीकार सीमा से परे है। यानी जिसमें डर होता है ना, ऐसे संस्थानों को बैंक लोन्स देने से बचती है, जैसे MSME वगैरह हैं, तो उनको भी ये लोन देने का काम करेगा। DFI बैंकों की तरह लोगों से जमा स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल। तो इनके पैसे फिर आते कहाँ से हैं? तो ये जो है सरकारी डिवेंचर्स वगैरह को खरीद करते हैं सस्ते कीमत पे। ये RBI वगैरह से भी पैसों की उगाही कर सकते हैं, यानी RBI से भी पैसा लोन के रूप में लोन ले सकते हैं जिनमें सस्ते इंटरेस्ट देने होंगे। यह नया विकास वित्त संस्थान DFI आगामी वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अपना काम शुरू करेगा। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश की उत्प्रेरित करने के लिए इस विकास वित्त संस्थान DFI की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने की योजना है। वित्तीय सेवा विभाग इस नवगठित DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कार्यात्मक बनाने की योजना बना रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को लागू किया जाएगा। देश के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में व्याप्त अंतर को पाटने की कोशिश करेगा क्योंकि बैंक लंबी परियोजनाओं में निवेश करने के बारे में सावधान है। इस DFI को 10 साल की कर रियायत प्रदान की गई है ताकि इस संगठन द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सस्ती कीमत पर लंबी अवधि के फंड उपलब्ध कराए जा सके। यह संस्था बॉन्ड बाजार को व्यापक बनाने के लिए बाजार निर्माता के रूप में भी काम करेगी। यह ऋण प्रतिभूतियों यानी डेब्ट सिक्योरिटीज भी जारी करेगा और उन सभी कंपनियों के ऋण पोर्टफोलियो को प्रतिभूतिकरण को बढ़ावा देगा जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में लगी हुई हैं। और यह DFI सॉवरेन वेल्थ फंड, बहुपक्षीय संस्थानों आदि से उधार लेने के लिए रियायती दर पर सरकारी गारंटी भी खरीद करेगा। यानी सरकारी गारंटी वगैरह की खरीद करेगा ताकि कम कीमत पर दूसरों संस्थानों को ये लोन उपलब्ध करा सके। इसी क्रम में जैसे एक नए बैंक का गठन, जैसे आप ये NDB यानी NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो है हमारा गिफ्ट सिटी जो है अहमदाबाद, तो वहां पे इसका कार्यालय स्थापना किया गया है। ये भी NBFID के माध्यम से ही खोला गया बैंक है। ठीक है, आगे चल के आपको अगले वीडियोज में मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगर आप इस आर्टिकल को और डिटेल से पढ़ना चाहें तो आप द हिंदू पेपर को आर्टिकल को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और ओमान सहयोग कार्यक्रम। अब देखिए, भारत और ओमान सरकार के बीच ना एक POC पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए देखते हैं। हाल ही में भारत और ओमान ने वर्ष 2022 से 25 की अवधि के लिए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम पीओसी पर हस्ताक्षर किए। ओमान सरकार और भारत सरकार के बीच 5 अक्टूबर 1996 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग हेतु किए समझौते के अनुरूप 2022 से 25 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर पीओसी पर हस्ताक्षर किए गए। पीओसी में इसके क्या उद्देश्य हैं? दोनों देशों की भारतीय और ओमान संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से पारस्परिक हित पर आधारित संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाओं का समर्थन करेगा। प्रौद्योगिकी विकसित करने के उद्देश्य से चयनित संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। इससे अनुसंधान परिणामों का प्रसार होगा तथा अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए उद्योगों के साथ संपर्क स्थापित होगा। वैकल्पिक रूप से भारत और ओमान में वर्ष 2022 से 25 की अवधि के दौरान पारस्परिक रूप से स्वीकार क्षेत्र में प्रति वर्ष कम से कम एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सहयोग कार्यक्रम पीओसी। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा पीओसी में। औषधि पौधों और प्रसंस्करण, वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता निगरानी, आनुवंशिक संस्थानों के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच का विकास, सस्टेनेबिलिटी यानी इको इनोवेट एक्सेलेटर के क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों एसएमईज के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, प्लास्टिक जैव ईंधन और जैव डीजल अनुसंधान जैसे निम्न तापमान पर जैव डीजल उत्पादन, उचित मूल्य के उत्पादों का निष्कर्षण, उद्योगों को शिक्षा से जोड़ने वाले स्नातक कार्यक्रमों के लिए सॉफ्टवेयर का विकास। यानी दोनों ही देशों ने मिलकर 1996 में एक करार करा था। उस करार को आगे बढ़ाते हुए यानी 2022 से 25 के लिए दोनों देशों ने पीओसी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके उद्देश्य ये है और उसके काम ये होंगे, यानी इनसे ये सारे बेनिफिट्स हमें प्राप्त होने वाले हैं आने वाले वर्ष में। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक कानून में सुधार। देखिए हमारे देश में ना कानून व्यवस्था जो है वो अंग्रेजों के समय से ही बनी आई है, उसमें समय समय से सुधार की जरूरत होती है। तो उससे संबंधित एक विधेयक पारित किया गया, मतलब आइए देखते हैं इसको। हाल ही में सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यानी अभी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है कानून में संशोधन की। इसकी जरूरत भी है क्योंकि बात किया जाए ना तो हमारे देश में एक बड़ी आबादी जो जेल में बंद है लोगों की, यानी जो अपराधी हैं, उसमें लगभग 67.2% ऐसे अपराधी हैं ना जिनको विचाराधीन कैदी के रूप में रखा जाता है। देखिए जिस देश में 50% से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, यानी कि उनको सजा तो मिली है लेकिन उस सजा पे विचार किया जा सकता है। हो सकता है वो सजा उनको साक्ष्य उपलब्ध न होने की वजह से मिल पाई हो या और भी रीजंस हो सकते हैं, तो उसमें समय समय से संशोधन की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं। इस क्रम में गृह मंत्रालय ने विभिन्न हितधारकों जैसे राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश आदि से सुझाव मांगे हैं। यानी गृह मंत्रालय ने सभी वरिष्ठ लोगों से एक सुझाव मांगा है कि कैसे और क्या किया जा सकता है। इससे पूर्व 111वीं, 128वीं और 146वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। यानी कि जो भी कोडिफिकेशन है भारत का शासन का, यानी जो भी व्यवस्था है वो अभी का नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का ही है, जो कमोबेश 21वीं सदी में भी उसी तरह से ही है। लॉर्ड थॉमस बंगिंगटन मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। मैकाले को कहा जाता है मुख्य वास्तुकार के रूप में। भारत में आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पेनल कोड 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आदि के तहत संचालित होते हैं। आपराधिक
कानून को राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच संबंधों की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है। भारत के सबसे अधिक विचाराधीन कैदी मौजूद हैं। भारत में सबसे ज्यादा विचाराधीन कैदी मौजूद हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो एनसीआरबी भारतीय जेल संख्यिकी 2015 के अनुसार हमारी कुल जेल आबादी में 67.2% विचाराधीन कैदी हैं। बताइए। सबसे पहले ना माधव मेनन समिति ने 2007 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को यानी सीजेएसआई में सुधारों की विभिन्न सिफारिशों का सुझाव दिया था। फिर से मालिमत समिति की एक रिपोर्ट आई थी, जिसने 2003 में सीजेएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने भी सिफारिश इसकी की थी। इस समिति ने कहा था कि मौजूदा प्रणाली अभियुक्तों के पक्ष में अधिक झुकी हुई है और इससे अपराध पीड़ितों के लिए न्याय पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये एक बढ़िया कार्य होगा। अगर ये हो पाता है तो हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम होगा। जो अपराधी है उसको सजा भी कठोर से कठोर मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए जो अपराधी न है। आगे बढ़ते हैं। लॉटरी पर कर अधिरोपण सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय का एक रिपोर्ट आया है, यानी जो भी लॉटरी वगैरह लगाया जाता है उस पे कर वगैरह से रिलेटेड। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 के प्रमुख हिस्सों को खारिज करते हुए एक निर्णय दिया था, जिसमें ऑनलाइन जुआ और कौशल आधारित गेम ऑफ स्किल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लॉटरी यानी जुआ और सट्टेबाजी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत कर योग्य है। सट्टेबाजी और जुआ संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का एक विषय है। ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतिविधियों पर कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त है जो लॉटरी सहित सट्टेबाजी और जुए की प्रकृति की हैं। अदालत ने कहा कि चूंकि इस बात को कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी या संस्था या किसी निजी अभिकर्ता द्वारा संचालित व आयोजित सट्टा और जुआ है, तथा राज्य विधानसभाओं के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। यानी स्पष्ट शब्द में कहा कि आपको लॉटरी पे कर लगाने का पूरा अधिकार है। लॉटरी विनिमय अधिनियम 1992, इस अधिनियम के तहत भारत में लॉटरी को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान की गई है। लॉटरी का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और लॉटरी के ड्रा का स्थान भी उस राज्य विशेष में होना चाहिए। ये लॉटरी विनिमय अधिनियम 1998 में प्रावधान किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860, यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य करता है या किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास कोई अश्लील गीत गाता है या बोलता है तो संहिता में इससे संबंधित दंड का प्रावधान है। यदि सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों के विज्ञापन के लिए कोई अश्लील सामग्री का उपयोग करता है तो आईपीसी के प्रावधान लागू हो सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम के तहत लॉटरी, रेसिंग, राइडिंग से अर्जित आय के प्रेषक और प्रतिबंध किया जाता है। यानी इसमें प्रतिबंध लगाया गया था विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत। सूचना प्रौद्योगिकी के नियम 2021, इस नियमों के तहत कोई भी इंटरनेट सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता या कोई भी सर्च इंजन ऐसी किसी भी सामग्री को उपलब्ध नहीं कराएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुए यानी गैम्बलिंग का समर्थन करती है। आयकर अधिनियम 1961, भारत में वर्तमान कराधान नीति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के जुआ उद्योग को शामिल करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी प्रकार के विनियमित एवं वैध जुआ भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी द्वारा समर्थित है। यानी अब राज्य सरकारों के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपने राज्य क्षेत्र में किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज होने वाले जुओं में अपना कर लगा सकते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
का उद्घाटन किया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन किया गया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH का उद्घाटन बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। इन्होंने RBIH का उद्घाटन किया बेंगलुरु में। RBIH को प्रारंभिक पूंजी योगदान के रूप में 100 करोड़ रुपए के साथ RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है। इस हब के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में S गोपालकृष्णन को चुना गया और बोर्ड में शिक्षाविदों के साथ साथ उद्योग के अन्य व्यक्ति भी हैं। RBI की यह पहल इसे कुछ चुनिंदा वैश्विक केंद्रीय बैंकों में शामिल करती है, जो इस क्षेत्र में नवाचार लाने की कोशिश करते हुए जुड़ाव के तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। RBIH का क्या उद्देश्य है? RBIH का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो पूरे देश में निम्न आय वर्ग की आबादी के लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। RBIH की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में एक अस्थायी तरीके से नवाचारों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। यह हब देश के वित्तीय नवाचार क्षेत्र के स्टार्टअप, पारिस्थितिकी तंत्र, BFSI क्षेत्र, अकादमिक और नियामकों जैसे हितधारकों के बीच सामंजस्य लाने की भी तलाश कर रहा है। RBIH का उद्देश्य वित्तीय समावेशन की दिशा में काम करने के साथ साथ देश के वित्तीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय नवाचार लाना भी है। यह हब विभिन्न स्टार्टअप को मेंटर करेगा। यह विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए सरकारी विभागों, मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को सितंबर तक बढ़ाया गया। यानी ये योजना पहले से ही चल रहा था, इसको आगे एक्सटेंड किया गया है और अब बढ़ा के सितंबर तक कर दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? इसे जन समर्थक कदम बताते हुए इस योजना के चरण 5 के एक भाग के रूप में PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के बाद शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसमें सभी लाभार्थी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के अंतर्गत आते हैं। योजना के विभिन्न चरण। इस योजना का पहला चरण अप्रैल 2020 से जून 2020 के दौरान, दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 के बीच, तीसरा चरण मई से जून 2021 तक, जबकि चौथा चरण जुलाई से नवंबर 2021 से परिचालन में है। योजना का 5वां चरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY योजना का 5वां चरण जो है वो दिसंबर 2021 से शुरू होगा और मार्च 2022 में समाप्त होगा। इस चरण में 53,344.52 करोड़ रुपए की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी। PMGKAY को सरकार द्वारा मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बीच लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सरकार ने NFSA के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम पैमाने पर अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न, चावल या गेहूं का वितरण शुरू किया और अब तक विभाग ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 600 LMT खाद्यान्न आवंटित किया है, जो खाद्य सब्सिडी में लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तो लगभग इतने रुपए का मुफ्त राशन जो है सरकार लोगों के बीच राहत सामग्री के रूप में बांट चुकी है। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांट चुकी है और अब इस योजना को अभी और बढ़ा के सितंबर तक कर दिया गया है।
27 मार्च आज का दिन विश्व थिएटर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस WTD यानी विश्व थिएटर दिवस मंच की शक्ति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 27 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह थिएटर कला के महत्व को भी बताता है। मुख्य बिंदु बच रहे। इस दिन की शुरुआत 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI द्वारा की गई थी, जो कला प्रदर्शन के लिए वैश्विक संस्था है। यह दिन उन लोगों के लिए एक उत्सव है जो कला रूप थिएटर के मुख्य और महत्व को देख सकते हैं, और यह दिवस सरकारों, राजनेताओं और संस्थाओं के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य करता है, जिन्होंने अभी तक लोगों के लिए और उनके मूल्य को मान्यता नहीं दी है। तो एक विश्व थिएटर दिवस है, ये एक जीके बन सकता है आपके आने वाले वक्त के लिए। एग्जामों में, आगामी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। आप इसको याद रखें, ये एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आने वाले समय में, आपको पता भी रहना चाहिए। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये एक बेहतरीन जीके के रूप में बन के आने वाले वक्त में आएगा। 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में नामित किया गया है, और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यानी पहली बार शुरू हो रहा है डॉल्फिन डे, तो आप याद रखेंगे नेशनल डॉल्फिन डे, ये 5 अक्टूबर। मुख्य बिंदु, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी NBWL की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित करने का यह निर्णय लिया है। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। गंगा और उसकी सहायक नदियों के पानी की गुणवत्ता और प्रवाह में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि गंगा डॉल्फिन जीवित रह सके। डॉल्फिन का महत्व, डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक आदर्श संकेतक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार डॉल्फिन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल प्रजातियों के अतिरिक्त को लाभ होगा, बल्कि उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर है। गंगा डॉल्फिन एक संकेतक प्रजाति के रूप में कार्य करती है। इस प्रजाति की स्थिति पारिस्थितिक तंत्र की समग्र स्थिति के साथ साथ उस पारिस्थितिक तंत्र के मौजूद अन्य प्रजातियों से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। नेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जन ऑफ नेचर रेड लिस्ट के तहत गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2012 और 2015 में उत्तर प्रदेश वन विभाग ने WWF इंडिया के साथ गंगा, चंबल, यमुना, बेतवा, केन, शारदा, सोन, घाघरा, गिरुआ, राप्ती और गंडक में 1272 डॉल्फिन दर्ज की। गंगा की डॉल्फिन को पानी के डाइवर्जेंस, प्रदूषण, आवास विखंडन आदि के कारण खतरा है। तो ये एक बढ़िया प्रयास है डॉल्फिन को बचाने के लिए। तो डॉल्फिन दिवस के रूप में हम लोग 5 अक्टूबर को अब इस साल से आने वाले सभी वक्त में मनाएंगे, यानी नेशनल डॉल्फिन डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में, यानी इस अगले स्लाइड में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो करंट अफेयर देखे थे उसके वन लाइनर यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप ये भी वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, और अगले वाले वीडियो में यानी कल हम इस वीडियो के यानी आज वाले वीडियो के वन लाइनर लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ दिया है कि हाल ही में किस देश ने हुशोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है। कल ही इस पे चर्चा हुई थी कि उत्तर कोरिया ने हुशोंग 17 नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में ट्यूबरकुलोसिस टीबी के मामलों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई थी 19% की। भारत भाग विधाता उत्सव का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले मारियो मार्शेल किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं? वो चिली के गवर्नर हैं।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच के पहले अध्यक्ष कौन है? तो सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन है। सुजलान 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रे वाटर मैनेजमेंट। किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ है। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? तो वो श्रीलंका है। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? वो है नई दिल्ली। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? डेनिस पार्नेल सुलिवन। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच के पहले अध्यक्ष कौन है? तो ये है सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। तो ये कुछ वीडियोज और कुछ वन लाइनर जो हैं जो पिछले वीडियो से लिए गए हैं। तो आप पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो में कहीं भी कुछ गलत दिखा हो यानी कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो आप जरूर कमेंट करें। आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। नई दिशाएं सिवान यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करें। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।